बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 में जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स था उसमें सब ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर लिया और बहुत डिटेल से समझा। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, यानी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के जो है एडवांटेजेस क्या होता है, फायदे, बेनिफिट्स, फायदे या फिर बेनिफिट्स। तो और स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल कहते हैं बनावट के लिहाज से, यानी उनका जो बनावट है ना प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, दोनों की बनावट में हमने देखा ना दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट था। कुछ ऑर्गेनेलिज दोनों में थी लेकिन कुछ ऐसी थी जो एनिमल में थी, कुछ प्लांट्स में थी और कुछ ऑर्गेनेलिज थी तो दोनों में लेकिन डिफरेंट तरीके से। जैसे कि वैक्यूल था जो कि प्लांट में एक बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट था, लेकिन एनिमल्स में वो वैक्यूल साइड छोटे छोटे टेम्परेरी थे। एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में है, प्लांट्स में उस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड पे हो जाते हैं। इस तरह से दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो कि उनको एडवांटेज देता है, उनको फायदा देता है, उनके अकॉर्डिंग है। जैसे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंग बना हुआ है कि जो चीजें प्लांट सेल के लिए फायदेमंद है, और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर एनिमल सेल्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं। ये जो एडवांटेजेस है ना, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत कम है, शॉर्ट में आ सकते हैं ये। और बड़ा अच्छा बुक में ना पॉइंट्स में लिखे हुए हैं ये एडवांटेजेस, प्लांट के अलग और एनिमल्स के अलग। तो आप इसी तरह से इन पॉइंट्स को याद कर लें तो शॉर्ट में आ जाएगा, तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी कर लिया है और बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी किया है, और दोनों के अंदर जो है डिस्टिंक्ट कहते हैं मुख्तलिफ, मतलब दोनों के अंदर कुछ ना मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। और वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि इनके जो फंक्शंस हैं और अडॉप्टेशंस हैं अपने अंदर, वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है, मखसूस है, स्पेशल है। प्लांट सेल के फंक्शंस और उनके अंदर जो उन फंक्शंस की वजह से जो अडॉप्टेशंस क्या होते हैं कि जो चीज़ें या जो हैबिट्स इंसान अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं उसको कहते हैं अडॉप्टेशंस। जैसे कुछ जो जानवर होते हैं एनिमल्स जो कि बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो चुके होते हैं, जो बहुत गर्म इलाकों में रहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो चुके होते हैं। तो अडॉप्टेशन यही होता है कि आदात जो आप या डिफरेंसेस अपने अंदर जो लाते हो ना अपने हालात के अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं अडॉप्टेशंस, कि अडॉप्ट कर लेना। तो अब वो कह रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस जो हैं वो प्लांट सेल के और एनिमल सेल के आगे डिस्कस किए हुए हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लाइन सिर्फ इनके एडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के जो एडवांटेजेस हैं, जो बेनिफिट्स या जो फायदे हैं वो क्या हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर एक सेल वॉल होती है जो कि कैसी होती है, रिजिड। रिजिड क्या कहते हैं, ठोस सख्त चीज को कहते हैं रिजिड। हाँ, जो एनिमल सेल था, एनिमल सेल उसके अंदर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी ना, यानी ये साइटोप्लाज्म था, उसके बाहर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी, लेकिन प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल थी जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सेल वॉल। और ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, एक शुगर के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है, और ये रिजिड होती है यानी कि ठोस होती है। तो ये प्लांट सेल को क्या देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि सहारा देती है, प्लांट सेल को सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन और हिफाजत देती है। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल क्यों होती है, एनिमल सेल के अंदर क्यों नहीं होती सेल वॉल? क्योंकि प्लांट सेल, एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं ना, अपने जहाँ पे भी उनको मूव करके जाना हो वहां पे मूव कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते ना, उन्होंने एक ही जगह पे रहना है, चाहे हवा है, आंधी है, तूफान है, जो भी है, उन्होंने उसी जगह पे खड़े रहना है, वो मूव नहीं कर सकते। तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होती है लेकिन सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, ठोस होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक बड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्लांट सेल्स को प्रोवाइड की जाती है जो कि किसकी फॉर्म में होती है, सेल वॉल की। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्लोरोप्लास्ट को भी हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं ना, प्लास्टिड्स की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करवाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को यूज करते हुए फूड की प्रोडक्शन करवाते हैं।
जो कि जिसके थ्रू प्लांट्स जो वो क्या करते हैं, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को यानी सनलाइट को, जो सूरज की रोशनी होती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज में, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि अपने लिए भी इस तरह से फूड प्रोड्यूस करते हैं, और हम एनिमल्स या ह्यूमंस भी प्लांट से ही फूड लेते हैं, और इसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो एक सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि जैसे ये प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल का हमारे पास इस तरह से करके स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। अच्छा, अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा साइड पर पुश हो जाता है। तो ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, ये वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ये जो वैक्यूल होता है ना, ये प्लांट सेल्स के अंदर, ये एक तो स्टोरेज का भी काम करता है और डस्टबिन या वेस्ट बिन का भी काम कर रहा होता है। एक तो ये स्टोरेज देता है, इसके अंदर चीजें जो है वो क्या हो जाती हैं, वो स्टोर होती हैं, प्लांट का वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब स्टोर होते हैं। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इसी के अंदर स्टोर होते हैं। और ये क्या देता है, ये टर्गर प्रेशर देता है, और प्लांट की जो सेल है उसकी शेप को मेंटेन रखता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर जो है वो इस तरह होता है जैसे एक बैलून है ना, बैलून भरा वो हवा से, तो उसके अंदर एक प्रेशर भर जाता है ना, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। कि जब कोई चीज अंदर से पूरी भरी हुई हो, जैसे अब ये बैलून है, अंदर से पूरा भरा हुआ है और उसका प्रेशर लग रहा हो बाहर की तरफ, उसकी बाहर की वॉल्स की तरफ, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो प्लांट सेल्स के अंदर भी तो ऐसे ही है ना, कि ये जो बड़ा सा वैक्यूल है, ये भी तो एक पानी के गुब्बारे की तरह है ना, एक सैक की तरह, एक बैग की तरह, एक थैले की तरह, जो कि पानी से भरा हुआ है और प्लांट सेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो भी क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप मेंटेन रहती है। अब जब बैलून में हवा ना भरी है तो उसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन जब हवा भर जाए तो उसकी एक शेप बन जाती है प्रॉपर। तो इसी तरह से प्लांट सेल की शेप को भी ये टर्गर प्रेशर या वैक्यूल्स जो है वो मेंटेन करते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या करते हैं, वो ऐसे चैनल्स होते हैं, ये हमने सेल वॉल में पढ़ा था प्लाज्मोडेस्माटा को। ये जो है ना वो क्या करते हैं, वो सेल वॉल के दरमियान चीजों को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं। ये इस तरह से होते हैं, मैं आपको इनकी ना शेप बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह से ना ये होते हैं। फॉर एग्जांपल अब इतनी नीट नहीं बनी, बस ये समझ लेना कि ये जो है वो सेल्स पड़े हुए हैं एक साथ प्लांट सेल्स, और इनके दरमियान ये तो इनकी सेल मेम्ब्रेन होगी ना, ये जो अंदर वाली लेयर है। बाहर वाली लेयर क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल के दरमियान में ये जो चैनल्स बने होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये आप ऐसे समझ लें जैसे कि दो घर बिल्कुल एक साथ हो दो घर, दीवार से दीवार मिली हुई है दोनों घरों की, इस तरह दो घर एक साथ है, और दरमियान वाली दीवार में क्या हो, खिड़की। अब उस खिड़की के थ्रू दोनों घर जो है ना वो एक दूसरे को चीजें ट्रांसफर कर ले आराम से, कि अगर फॉर एग्जांपल इनको कुछ चाहिए तो वो खिड़की से ट्रांसफर कर दे, इसको कुछ चाहिए तो ये एक दूसरे को खिड़की से ट्रांसफर करे चीजों को, और इस खिड़कियों को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो यही एग्जाम्पल है प्लांट सेल्स की भी, कि वो सेल एक साथ पड़े होते हैं और उनकी जो सेल वॉल है ना उसके दरमियान में ये चैनल्स बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं, और इनके थ्रू प्लांट सेल्स जो है एक दूसरे से सब्सटेंसेस जो है, चीजें एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फिर उसके अलावा क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत को। अच्छा, घर की तो समझ आती है कि आपस में बातचीत कर लेंगे वो लोग खिड़की से, प्लांट सेल्स एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो प्लांट सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन का मतलब है कि सेल एक दूसरे को मैसेज या सिग्नल्स भेजते हैं। वो किस तरह भेजते हैं, वो केमिकल्स या फिर हॉर्मोन्स के थ्रू जो है ना वो सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे को, और या फिर सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है, वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, और ये जो चैनल्स हैं ये सेल वॉल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। दो प्लांट सेल्स की सेल वॉल के दरमियान ये प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये आगे हैं एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल्स, यानी एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या बेनिफिट्स हैं या क्या फायदे हैं। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करती है, हेल्प करती है। इसको भी हमने बड़ी डिटेल से सेंट्रियोल्स में पढ़ा था कि कैसे स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। कि ये सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास यहाँ पे सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं, उनका पेयर पड़ा होता है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। और जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये सेंट्रियोल्स क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट, यानी दो सेंट्रियोल्स बन जाते हैं,
और फिर इनके दरमियान में ना इस तरह करके ये एक स्पिंडल यानी धागे धागे की तरह के फाइबर्स से बन जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हेल्प करते हैं? क्रोमोसोम भी हमने न्यूक्लियस में जब स्टडी करते तो हमने पढ़ा था कि ये वैसे तो क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पूरे गुच्छे की तरह पड़ा हुआ होता है, बिखरा हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना, तो ये जो क्रोमैटिन होता है ये एक प्रॉपर शेप में इस तरह से आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम इस तरह से इसके अंदर जो है ना वो अरेंज हुआ होता है, और जब सेल डिवाइड होना होता है ना, फिर क्या होता है कि ये क्रोमोसोम, अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, जो कि सेल के दो डिफरेंट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, यानी एक किनारे पे एक किनारे पर, उनके दरमियान में क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और फिर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये भी एक एक करके इस स्पिंडल फाइबर के ऊपर अटैच होने लग जाते हैं, इसी के ऊपर इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो इस तरह से सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना प्रॉपर, वो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू होती है, और वो स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। इनके अंदर जो एनिमल सेल्स है ना, उनमें क्या होते हैं, उनमें होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि एंजाइम्स से फिल्ड होती है। एंजाइम्स स्पेसिफिकली होते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। कौन से एंजाइम्स होते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल्स की या फूड वैक्यूल्स की उनकी ब्रेकडाउन करवाते हैं, और सेल को क्लीन रखने में, साफ रखने में और रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, हेल्प। रिसाइकलिंग में कैसे हेल्प करते हैं, जो भी सेल के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट या इस तरह का कोई फूड पार्टिकल होगा तो वो क्या कर लेते हैं, या फिर कोई सेल की ऐसी ऑर्गेनेली है जो अब खराब हो चुकी है या डैमेज हो चुकी है, जिसका सेल को कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि उसको उसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो सेल को क्लीन रखते हैं, सेल को साफ रखते हैं। उसके अलावा रिसाइकलिंग कैसे करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे फूड वैक्यूल्स था, उसकी ब्रेकडाउन कर दी लाइसोसोम ने। हमने लाइसोसोम में ये पूरा बहुत डिटेल से पढ़ा है कि फूड वैक्यूल की जब लाइसोसोम ब्रेकडाउन कर देते हैं, तो फिर उसके जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं ना, उनको कहाँ रिलीज कर देते हैं, उनको साइटोप्लाज्म में, सेल का जो जेली लाइक मटीरियल होता है साइटोप्लाज्म, उसमें रिलीज कर देते हैं, और सेल उनको दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग भी करता है मटेरियल्स की। कुछ एनिमल सेल्स के अंदर ना स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फ्लैजिला एंड सीलिया। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। सीलिया जो है वो कैसे होते हैं, जैसे यू ना काफी सारे छोटे छोटे से न्यूमरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत सारी होती हैं। और फ्लैजिला ऐसे होता है कि एक या दो होते हैं, लेकिन लंबी सी एक टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो सीलिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो फ्लूइड को पुश करते हैं, यानी इर्द गिर्द जो भी फ्लूइड या लिक्विड होता है ना, उसको पुश करते हैं और सेल को मूव होने में हेल्प करते हैं। यानी इर्द गिर्द जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, जहां से वो तैर के जा रहा है, उसको क्या कर देगा, पुश करता जाएगा और सेल को मूवमेंट में हेल्प करेगा। और फ्लैजिला क्या करते हैं, ये एक वेव की तरह ना, एक लहर की तरह जो है वो मूव करता है, जिसकी वजह से पूरा जो सेल है वो आगे मूव करता है। यानी सीलिया तो फ्लूइड को इधर आगे पीछे मूव करता है ना, यानी फ्लूइड को पुश करता है दूर सेल से। लेकिन जो फ्लैजिला है ना, वो क्या करता है, वो वेव की तरह, एक लहर की तरह मूव होता है, और उसकी वजह से जो पूरा सेल है ना, वो मूव कर पाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब इनकी एग्जांपल क्या है, जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर फ्लैजिलम होता है। ये जो फ्लैजिला है ना, ये होता है स्पर्म सेल्स के अंदर। और ये क्या कहते हैं, प्रोपेल होता है पुश करना, पुश करता है उनको किसकी तरफ, एग की तरफ। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। मैंने आपको फर्टिलाइजेशन समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि मेल सेल्स होते हैं, और फिर और एग सेल्स क्या होते हैं, फीमेल सेल्स। उनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, यानी आपस में मिलते हैं, और उसकी वजह से क्या बनता है, आगे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनते हैं, फिर बेबी बनता है छोटा सा। सॉरी, यहाँ पे तो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट तो प्लांट्स में बनता है ना, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो है वो आगे चल के एक बेबी में, फीटस में कन्वर्ट होता है, और फीटस से क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है। तो ये जो स्पर्म सेल्स हैं, जो मेल सेल्स हैं, उनको ये एग तक पहुंचने में किस तरह से हेल्प मिलती है, ये सेल्स किस तरह से मूव करके इधर एग तक पहुंचते हैं, तो फ्लैजिला की हेल्प से। ये जो फ्लैजिलम होते हैं ना, ये जो है इसकी हेल्प से ये सेल्स मूव करते हैं। इनके अंदर भी इस तरह से पीछे एक फ्लैजिला बना होता है यूं, और ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेव की तरह, एक लहर की तरह, और इसको आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, प्रोपेल करता है, यानी इनको धकेलता है। प्रोपेल करना होता है धकेलना, पुश करना, इनको आगे की तरफ पुश करते हैं, और फिर ये एग की तरफ पहुंचते हैं, एग सेल की तरफ, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। प्लांट सेल्स के अंदर जो रिजिड सेल वॉल होती है, यानी ये जो एक ठोस सेल वॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो नहीं होता, बल्कि उनके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है।
इसकी वजह से जो प्लांट सेल्स है ना वो अपनी शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों क्रूशल है या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल प्लांट जो एनिमल के सेल है उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, मूव करना होता है, चलना होता है, उस मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है। अगर इनके इर्द गिर्द रिजिड सेल वॉल होगी तो ये मूव नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। तो इनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन तो पहले ही क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो ये इजीली जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, जब भी कहीं पे इन्फेक्शन होता है ना, या इंजरी होती है या चोट लगती है, किसी जगह पे इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है वो वाइट ब्लड सेल्स उस जगह पे जाके फौरन से पहुँचते हैं। ये हमारे ना इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना। जैसे हमारी कंट्री की जो आर्मी होती है, फौज होती है, वो बॉर्डर पे खड़ी होती है और कोई भी दुश्मन आता है तो उससे बचाती है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, यानी दिफा का सिस्टम, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कि जब भी बाहर से कोई भी जर्म या कोई इन्फेक्शन आएगा या कोई बैक्टीरिया आएगा तो वाइट ब्लड सेल्स फौरन से उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे इन्फेक्शन हुई होती है या कोई चोट लगी होती है या इंजरी हुई होती है। तो वहां पे फौरन वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया में या उस जगह पे पहुंच जाते हैं अपना एक्शन दिखाने के लिए और वहां पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर इतनी इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, वो इस तरह से रिजिड हो, तो वो मूव करके वहां कैसे पहुंचेंगे। तो इनकी मूवमेंट में हेल्प होने के लिए देखिए ना, हर चीज के स्ट्रक्चर को के कोई ना कोई फायदे हैं। अब प्लांट सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल है तो प्लांट सेल के उसका फायदा है, क्योंकि प्लांट सेल तो मूव नहीं कर पाता और उसको एक चाहिए सपोर्ट, चाहिए सहारा चाहिए, तो सेल वॉल उसको सपोर्ट देती है। लेकिन एनिमल सेल ने तो मूव करना है, तो इसलिए उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वजह से जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंसेस है ना और एडॉप्टेशन है, वो इसी वजह से है क्योंकि उनके फंक्शंस में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग्स हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें।